हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2008 के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। चहल एकेडमी की एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम आपकी पीवाईक्यू प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझ पाएं, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेटर कर पाएं और साथ के साथ ये भी समझ पाएं कि किस टॉपिक का कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, बाई अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से बार बार आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं। इस सीरीज के अंदर हम 1995 से लेकर 2024 तक के पेपर्स को जो है, पॉलिटी के क्वेश्चंस को जो है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। 1995 से लेकर 2007 के वीडियोस ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक और 1995 से इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू करो। डेफिनेटली ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि ये आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में एक मेजर बूस्ट का काम करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरुआत करते हैं 2008 के क्वेश्चन से। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? देखिए, शेड्यूल से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली आपको आते हुए दिखे हैं यूपीएससी के अंदर, इसलिए आपके लिए भी समझना जरूरी हो जाता है कि शेड्यूल्स आपको क्यों पढ़ने जरूरी हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में किस स्टेट के किस शेड्यूल के बारे में दिया गया है, किस शेड्यूल के अंदर दिया गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है थर्ड शेड्यूल, बी इज फिफ्थ शेड्यूल, सी इज सेवन शेड्यूल, नाइन्थ इज, डी बोल रहा है नाइन्थ शेड्यूल। देखो, थर्ड शेड्यूल बात करता है हमारे पास रेम्यूनरेशंस की, ओथ्स एंड एफर्मेशंस की। दिस टॉक्स अबाउट ओथ्स एंड एफर्मेशंस, राइट। तो ये तो हमारा नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो ये तो गलत हो गया। सेवंथ हमसे बात करता है सॉरी, बेसिकली लिस्ट की जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। नाइन्थ हमसे बात करता है फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए आपने एक नया बेसिकली ऐड किया था शेड्यूल, उस चीज के बारे में। बचा हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल। जनरली हम इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार ये शेड्यूल्ड एरिया की बात कहाँ हो रही है, ये फिफ्थ में हो रही है या फिर या सिक्स शेड्यूल में हो रही है। आप याद रखिएगा कि फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं और सिक्स शेड्यूल में हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं इन एटीएम स्क्वायर, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जब हम शेड्यूल्ड एरियाज की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट, जो आर्टिकल 371 के अंदर आपको मेंशन दिख जाते हैं। स्पेसिफिकली आपको ये भी समझना होगा कि जब हम शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ हम फॉर्म करते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, और जब हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ हम करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों शेड्यूल्स के बीच में। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर जो इसका बनता हुआ दिख रहा है वो है बी, फर्स्ट इज बी। तो फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड कराता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो डिफाइन करता है शेड्यूल्ड एरिया को ऐसा एरिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया हो एज अ शेड्यूल्ड एरिया। फिफ्थ शेड्यूल का मोटिव है, एम है कि ट्राइबल सेल्फ रूल को प्रमोट कर सके और सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट कर सके। इसके अंदर आपको प्रोविजंस देखने को मिलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जैसा मैंने आपको बताया। साथ के साथ ये इंक्लूड करता है प्रोविजन का जिससे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी प्रोवाइड की जा सके पंचायत में, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और वुमेन के अंदर, जिसे हम पैसा के थ्रू कराने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायती एरिया एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया जो आपको फिफ्थ शेड्यूल के एरियाज देखने को मिल जा रहे हैं। सिक्स शेड्यूल में मैंने आपको बताया जैसे यहाँ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, सिक्स शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज में आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती हुई दिखती है। ये आपके सामने सारे शेड्यूल्स हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और मेक अ नोट आउट ऑफ इट। यहां से बार बार आपको डेफिनेटली क्वेश्चन निकलता हुआ दिख रहा है, तो देयर आर हाई चांस कि यहां से वापस आपको क्वेश्चन आता हुआ दिख जाए। स्टेट वन, शेड्यूल वन बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की, उनके नाम की, उनके बाउंड्रीज की। ये बात करता है सैलरीज और रेम्यूनरेशंस की, किस किस की, गवर्नर ऑफ द स्टेट की, प्रेसिडेंट की, स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तीसरा शेड्यूल बात करता है ओथ एंड एफर्मेशंस की, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हैं। शेड्यूल 4 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 5 बात करता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसा मैंने आपको बताया। शेड्यूल 6 बात करता है ट्राइबल एरियाज की इन द स्टेट्स ऑफ एटीएम स्क्वायर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। शेड्यूल 7 बात करता है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट की। शेड्यूल 8 इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 इज अबाउट वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जो लैंड रिफॉर्म्स वाला मैं आपको बता रहा था। ये एडीएल के आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। और 11th और 12th आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होते हुए दिखते हैं। दैट इज पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत एंड पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज रेस्पेक्टिवली। Moving on to question number 2, which of the following is included in the directive principles of state policy? DPSPs में आपको कौन सी चीज मेंशन्ड देखने को मिल जाती है इन स्टेटमेंट में से? स्टेटमेंट 1 हमसे बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एंड स्टेटमेंट 2 हमसे बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन
except for medicinal purposes of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health. राइट, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमें आर्टिकल 23 में देखने को मिलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली दिस द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट डीपीएसपी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमें आर्टिकल 47 में मेंशन दिख जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल है, जो किसकी बात करता है? बात करता है कि किसी भी तरीके से आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रमोट नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा किसी भी तरीके से आप एल्कोहल का प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में भी टीवी पर नहीं देखते हैं। तो बाय दैट लॉजिक इसमें से हमें ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट आपको डीपीएसपीज में मेंशन दिख जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो दे रखा है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन होती हुई दिखती है। इसमें मैंने ये भी बता दिया है कि ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज। ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता हुआ दिखता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2004 में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बेटर तरीके से सिक्योर किया जाए, और इस डिपार्टमेंट को डाल दिया गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम अफेयर्स। राइट, तो हमारे पास आंसर क्या देखने को मिल रहा है? थर्ड का आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, बी हमें आंसर देखने को मिल गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। एस्टेब्लिश कब किया गया था? जनवरी 2004 में से एस्टेब्लिश किया गया है। कंट्री के इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स और कोस्ट लाइन को मैनेज करने के लिए इसे बनाया गया था। एमएचए काफ़ी सारे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, इंटरनल सिक्योरिटी इंक्लूडेड और डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडेड है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आपको स्पेशली ये डिपार्टमेंट बनता हुआ दिखता है। ये डिपार्टमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट पे तो फोकस करता ही है, साथ के साथ बॉर्डर पॉलिसिंग की और उनके गार्डिंग के ऊपर भी फोकस करता है, और कंट्री के इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स और कोस्ट लाइंस को भी मैनेज कर रहा है। साथ के साथ इस डिपार्टमेंट ने 2010 के अंदर लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनवाई थी। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ, अगर ये हमारे पास कोस्ट है तो हमारे पास 2 लैंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। एक हमारे पास है दिल्ली, गुड़गांव बेसिकली, दूसरा हमारे पास बेंगलुरु एक लैंड पोर्ट देखने को मिल रहा है, और तीसरा जो हमारे पास लैंड पोर्ट डेवलप हुआ है वो नागपुर डेवलप हुआ है। तो ये 3 लैंड पोर्ट हैं, और इनको किसके कारण, ये लैंड पोर्ट जो हैं वो किसके अंदर फंक्शन करते हैं? ये फंक्शन करते हैं हमारे लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ने ही एस्टेब्लिश की थी, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड सिक्योरिटी को और बेटर तरीके से डेवलप किया जा सके और मैनेज भी किया जा सके। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। इसमें हमें देखना है इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किया है। इसका सही जवाब आपको देखने को मिल रहा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी ये दोनों प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन ये कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। तो हमारे पास 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास निकल कर रहा है बी, दैट इज 1 एंड 4। एक बार देख लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने वाइस प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया था 1979 से लेकर 1984 तक। ये बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और बाद में इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह भी फंक्शन किया। दूसरे हमारे पास शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया था 1987 से लेकर 1992 तक, और इन्होंने बाद में चल के प्रेसिडेंट की तरह भी फंक्शन किया फ्रॉम 1992 टू 1997। जबकि जो बाकी 2 नाम थे, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी, ये फखरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट थे, 1974 से लेकर 1977 तक रहे जब इनकी डेथ हो गई। इन्हीं के टाइम पर आपको इमरजेंसी भी लगती हुई दिखती है। तो इमरजेंसी किसने प्रोक्लेम की थी 1975 वाली? दैट वाज फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा है नीलम संजीवा रेड्डी, ये 6th प्रेसिडेंट थे भारत के, जो 1977 से 82 तक आपको सर्व करते हुए दिखते हैं। इन्होंने स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरह भी सर्व किया है, और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। इनके बारे में एक जो फैक्ट है वो ये है कि इनका जो इलेक्शन हुआ था वो अनअपोज से, दूसरी पार्टी कोई खड़ी ही नहीं हुई थी, और इन्हें 100% वोट्स मिल गए थे। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर निकल चुका है, ये दोनों प्रेसिडेंट थे। बाकी अहमद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी सर्व किया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? एरिया वाइज कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा बड़ी है? कांगड़ा, कच्छ, लद्दाख और भिलवाड़ा। इसका सही जवाब है लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमें लद्दाख देखने को मिलती है। लद्दाख का टोटल एरिया है लगभग 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर का, जो इसे भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाता है। ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट असेंबली के पास 450 से ज्यादा मेंबर्स आप नहीं देख सकते या नहीं इलेक्ट कर सकते। क्या ये सही है गलत, देखते हैं इस बारे में अभी। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल द सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इफ ही और शी इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आपने क्या बता दिया है, मिनिमम एज बता दी है स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलए बनने की, दैट इज 25 ईयर्स। ये आपको पता होगा, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एमएलए बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन एज है 25 ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल रहा है। पर क्या पहला स्टेटमेंट सही है? क्या यहाँ 450 है? नहीं, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 500 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। आपको 60 लोगों से कम नहीं देखने को मिलेंगे और 500 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपने लिमिट लगा दी है स्टेट लेजिस्लेचर कितने मेंबर्स, कितने एमएलए कंस्टिट्यूट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में आपको 60 मेंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। अगर पॉपुलेशन उस स्टेट की कम है, जैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिल जाती है, तो वहां ये नंबर 60 से भी डाउन चला जाता है, राइट। लेकिन ओवरऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्पेसिफिकली आर्टिकल 170 एंड आर्टिकल 173 के, आर्टिकल 173 टॉक्स अबाउट द एज एंड 170 टॉक्स अबाउट द नंबर्स। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि 500 मेंबर्स मैक्सिमम और 60 मेंबर्स मिनिमम। तो बाय दैट लॉजिक पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर निकलता हुआ दिखता है 2 ओनली। 6 का आंसर आ जाता है 2। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ 450 मेंबर नहीं है, यहाँ 500 मेंबर हैं। ये किसने बताया है? आर्टिकल 170 ने बताया है। इसमें ये बोला है 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 60 से कम नहीं हो सकते। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ 60 से कम है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। ये 25 ईयर्स ऑफ एज ये आपको 173 में देखने को मिल जा रही है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? क्योंकि 2008 का क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है 2, 3, 4, 5, लेकिन इसका सही आंसर केवल 1 है अगर आज टाइम पे देखा जाएगा। एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन दे रखा है यूटीज को इन्वॉल्व नहीं करना। ऐसा स्टेट, ऐसा हाई कोर्ट जो एक से ज्यादा स्टेट के जुरिसडिक्शन पे फंक्शन कर रही है, लेकिन यूटीज उसमें इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। सी देखो, हम देखेंगे जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो बेसिकली ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को डील कर रही है, तो इसमें चंडीगढ़ ऐड हो गया, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहां महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा, गोवा देखने को मिल जाएगा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली देखने को मिल जाएंगी। मतलब ये 4 जगह को आपको बॉम्बे हाईकोर्ट फंक्शन करती हुई दिख जाती है, लेकिन इसके अंदर भी क्या देखने को मिल गया आपको? यूटीज देखने को मिल गई हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट में आपको 4 स्टेट फंक्शन करते हुए दिखते हैं। गुवाहाटी एचसी संभालती है आसाम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को और मिजोरम को। याद कैसे रखना है? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाते हैं। बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं, बीच में एक मणिपुर है, लेकिन उसकी खुद की आपकी हाई कोर्ट देखने को मिल जा रही है। आसाम की ये बेसिकली हाई कोर्ट है। तो गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी अगर आप बात करते हैं केरला हाई कोर्ट की, वो लक्षद्वीप को संभाल रही है, या फिर आप बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की, वो पुडुचेरी को संभाल रही है, कोलकाता हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को संभाल रही है, लेकिन वो यूटीज हैं, उसके अंदर आपको स्टेट एडेड नहीं दिखते हैं। इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो करेक्ट देखने को मिल रहा है वो एक ही है, वन स्टेट ओनली, दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये दोनों के अंदर यूटीज ऐड हो चुकी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर एक होना चाहिए, जो ऑप्शंस में आपको अवेलेबल नहीं दिखता है। सिमिलरली जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं अलॉन्ग विद अदर एग्जांपल्स एज वेल। आपको ये भी समझना होगा कि अगर हम यूटीज को एक्सक्लूड नहीं करते तो हमें और भी इसके अंदर ऐड होते हुए दिख सकते थे, जिनका जुरिसडिक्शन एक जगह से ज्यादा देखने को मिल रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर हैं ये चीफ जस्टिस थे भारत के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सही है गलत, देखते हैं अभी। Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of public interest litigation in Indian judicial system। मतलब इन्हें हम बोल सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, PIL के लिए इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट जज तो रहे, लेकिन ये कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं PIL की, तो हम बोलते हैं जो टॉर्च बियरर्स हैं PIL के भारत के अंदर, वो हैं हमारे पास PN भगवती। जस्टिस PN भगवती आपको फादर ऑफ PIL देखने को मिल जाते हैं, और उनको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया था उस टाइम पे, दैट वाज बाय VR कृष्णा अय्यर, राइट। ये दोनों हमें टॉर्च बियरर्स देखने को मिलते हैं PIL के इंडिया में। ये इनको फादर बोला जाता है PN भगवती को। मदर बोला जाता है कपिला हिंगोरानी को। कपिला हिंगोरानी वो हैं जिन्होंने पहली बार आपको हुसैन आरा खातून केस, एक केस है जो ये हुआ था बिहार के अंदर 1979 के अंदर,
जहां अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की राइट्स के लिए कपिला हिंगोरानी ने पीआईएल की शुरुआत की थी। तो इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ पीआईएल, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ पीआईएल। लेकिन वी आर कृष्णा अय्यर ने भी एक मेजर रोल प्ले किया था। इसलिए इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपको एब्सोल्युटली करेक्ट दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास सेकंड ओनली। तो एट्थ का आंसर इज बी, टू ओनली। जैसा आपको पता है पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज की तरह तो सर्व किया 1973 से 80 तक, लेकिन ये कभी चीफ जस्टिस नहीं बने। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया, पीआईएल के लिए इन्होंने एक सिग्निफिकेंटली काफी अच्छा रोल प्ले किया है, टॉर्च बियरर का रोल प्ले किया है, जिससे जुडिशरी ज्यादा एक्सेसिबल भी बन गई कॉमन लोगों के की तरफ, और उनकी फंडामेंटल राइट्स को एक बेटर प्रोटेक्शन भी मिल सका। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट एक्ट्स 4 languages were added to the languages under 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया, जिससे नंबर बढ़ के टोटल लैंग्वेजेस का, शेड्यूल लैंग्वेजेस का बढ़ के 22 हो गया? राइट, देखो ओरिजिनली हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद हमारे पास 3 अमेंडमेंट आए, 21st, 71st और 92nd। याद रखने का क्या तरीका है? 21 प्लस 21 प्लस 71 इज 92। इन तीनों से आप ऐड कर सकते हो। 21 से आपने सिंधी ऐड करी, राइट। 71 से आपने ऐड करी कोंकणी, मणिपुरी, केएमएन, और द नेक्स्ट लैंग्वेज वाज नेपाली, राइट। नेपाली लैंग्वेज भी इसके थ्रू ऐड की गई थी। 92 से आपने करी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। ये 4 लैंग्वेज आपने 92nd अमेंडमेंट से ऐड करी थी। तो बाय दैट लॉजिक आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या देखने को मिल रहा है? 92nd अमेंडमेंट। जो 9th का आंसर हमारे पास हो जाता है वो 92nd हो जाता है। ये अमेंडमेंट कैसे याद रखने हैं? पहला 21वां आया, दूसरा 71st आया, तीसरा 92nd आया, जो पहले दोनों अमेंडमेंट्स का एडिशन है। पहले में सिंधी ऐड हुई, दूसरे में केएमएन ऐड हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92nd में 4 लैंग्वेजेस उठी, जिसे आप BDMS के नाम से याद रख सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, राइट। ये हमारे पास याद है सीधा सीधा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 1 लैंग्वेज इसमें जुड़ी, 3 इसमें जुड़ी, 4 इसमें जुड़ी। आज के डेट में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी जो 8 शेड्यूल में ऐड की गई थी। बाकी जो अमेंडमेंट दे रखे हैं, जैसे वहाँ 90th अमेंडमेंट भी दे रखा था। 90th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 19th है ये बेसिकली, दिस इज नॉट 90th, दिस इज 19th। लेकिन ये 19th की जगह 90th लिखना था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? 2003 में आपको 90वां अमेंडमेंट आता हुआ दिखा था, जिसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी थी स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर। तो इसे 19th ना करके 90th है, ये एन हटा देना यहाँ से। 91st अमेंडमेंट जो आया था आपके पास, इसने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो संख्या है, जो लिमिट हो सकती है, वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रख सकते। इसका कारण ये भी था जिससे एक स्टेबल कोएलिशन बन पाए, और ये जो पोर्टफोलियोज हैं, ये जो मिनिस्ट्री की सीट्स हैं, ये टूल की तरह ना इस्तेमाल की जाए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। बीच में क्या हो रहा था, जब आपके यहाँ कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इन पोर्टफोलियोज को सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए बांटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा। मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट लेकिन मिनिमम गवर्नेंस, क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हो, गवर्न करने के लिए नहीं बना रहे हो। अब ये जो 91st अमेंडमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की तरह हमें लेके गया, और 15% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। इसने और भी प्रोविजंस जोड़े, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। 93rd अमेंडमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है, इसने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट्स रिजर्व करनी शुरू करी। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं, किसके लिए? SC/STs के लिए, राइट। ये ओरिजिनली OBCs भी हैं खैर इसमें, लेकिन जब हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, तो हम इंट्रिंसिकली बात कर रहे हैं SCs एंड STs की। OBCs का पर्सपेक्टिव बाद में आया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस केवल SC/STs के लिए ही यूज किया जाता था। सॉरी। Moving on to question number 10. For which one of the following reforms was a commission set up under chairmanship of Virappa Moily by the government of India? 2005 में कमीशन सेट की गई थी अंडर वीरप्पा मोइली। अब हमसे ये पूछा गया है 2008 के पेपर के अंदर कि वो किस के अंडर सेट की गई, तो उसका चेयरमैन कौन था? अब वीरप्पा मोइली चेयरमैन है। किस चीज के ऊपर की गई थी? पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर की गई थी, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर की गई थी, टेक्निकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स को लेकर की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर की गई थी? इसका जवाब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वीरप्पा मोइली कमीशन 2005 में आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, राइट। ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, वो वीरप्पा मोइली के चेयरमैन में की गई थी 31 अगस्त 2005 के अंदर। तो आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको हेड कर रहे थे? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
कमीशन को हेड कर रहे थे, जो सेकंड एआरसी आज आपको सजेस्ट किया जाता है कि जी एथिक्स के लिए पढ़ लो, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए पढ़ लो, लीगल रिफॉर्म्स के लिए पढ़ लो। गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से सेकंड एआरसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो किसको उसको हेड कौन कर रहे थे? वीरप्पा मोइली हेड कर रहे थे। बाद में चल के हमारे पास ये थोड़े टाइम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूपीए के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी रहे। वहाँ जाके इन्होंने पेट्रोलियम किस तरीके से प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल पे चलते थे, हम आज की डेट में हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चल रहे हैं। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आखिर है क्या। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश Andhra state when it was a separate state, when it was made a separate state in 1953? जब श्री रामलू पोटी श्री रामलू की डेथ के बाद जब आंध्र स्टेट बनाया गया तो उस टाइम पे उसकी कैपिटल क्या बनाएगी? इसका सही जवाब है करनूल। करनूल वॉज ओरिजिनली द कैपिटल ऑफ आंध्रा। बाद में जब 1956 के अंदर ये हैदराबाद के साथ मर्ज हो गया आंध्र स्टेट, तब हैदराबाद को कैपिटल बना दिया गया, लेकिन ओरिजिनली 1953 में करनूल को आपने क्या बनते हुए देखा था? कैपिटल बनते हुए देखा था। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास स्टेट से अलग होकर आंध्र स्टेट बनता है तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए। करनूल उसकी नई कैपिटल रखी जाती है। तंगुतुरी प्रकाशम पंटालू बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, और इनको आंध्रा केसरी भी कहा जाता है। तंगुतुरी प्रकाशम प्राकासम बोल सकते हो वैसे, या प्रकाशम बोलते हैं वैसे हम इसे, और पंटालू इनको आंध्र केसरी नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम इस वजह से भी आपको याद रखना है। 1956 में इसे हैदराबाद के साथ मर्ज कर दिया गया और हैदराबाद नई कैपिटल बनती हुई दिखती है आपको आंध्र प्रदेश की। ये रहा पूरा रीजन। आज की डेट में ये पूरा जो रायलसीमा वाला रीजन है इसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। ये बन चुका है हमारा तेलंगाना 2014 के बाद से। राइट, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से भारत किसका मेंबर नहीं है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, कोलंबो प्लान का, या ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, एडीबी बना 1966 में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, तो एडीबी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एडीबी का इंडिया मेंबर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है। कोलंबो प्लान 1951 में आया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, इसका भी इंडिया मेंबर है। ओईसीडी डेवलप्ड वर्ल्ड की, वेस्टर्न वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया फॉर्मल मेंबर नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है 1 एंड 3। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 12th का 1st and 3। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 12th। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 1966 में एडीबी बना था, इंडिया जिसका फाउंडिंग मेंबर बना। कोलंबो प्लान 1951 में बना था जिसका फोकस था इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एशिया पैसिफिक रीजन में। इंडिया भी सेम ईयर में इसका फाउंडिंग मेंबर बन गया है। ये आपको देखने को मिल रहा है। कोलंबो प्लान के मेंबर्स जितने भी आपको मेंबर्स वहाँ हैं, ये सारे कोलंबो प्लान के ही मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एपेक जो है, एपेक का फॉर्मल मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह या अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ज्वाइन करता रहता है बीच बीच में। ओईसीडी बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज की है जिसमें इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। ये एपेक मेंबर्स हैं आपके सामने, ये ओईसीडी मेंबर्स हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या फिर एक बार प्लीज इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ लिए जिससे आपके को क्लैरिटी आ जाए कौन कौन से कंट्रीज एपेक और ओईसीडी में देखने को मिल रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगा आपको 2009 के नए क्वेश्चंस के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल चहल एकेडमी के साथ और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने क्वेश्चंस गलत निकले, जिससे आप बेटर रिव्यू भी कर पाएंगे। और जब आप गलती करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर तो हमारी एक टेंडेंसी है कि हम गलती के बाद उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन अनदर वीडियो।